जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बजट के ऊपर हम लोग लगभग 25 सवालों को देखेंगे और जहाँ पर भी डायग्राम हो सका है आप लोगों के लिए वहाँ पर इसको इंक्लूड किया गया है। जो पीडीएफ है वो आप लोग जय हो स्टडी के मेन टेलीग्राम चैनल या फिर जय हो स्टडी वनडे एग्जाम्स जो ग्रुप है उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ से आप लोगों को आज शाम तक पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है, इनमें से कौन सा थीम नहीं है यूनियन बजट 2024-25 का? यानी निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय बजट 2024-25 के विषयों में से एक नहीं है? आपके सामने चार ऑप्शन हैं: रोजगार, इंडस्ट्रीज, एमएसएमई या फिर मध्यम वर्ग मिडिल क्लास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज जो है वो मुख्य चार विषयों में से थीम में से एक नहीं है। एक तो रोजगार है, एम्प्लॉयमेंट, एक एमएसएमई है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जिसे हम सूक्ष्म लघु और मध्यम एंटरप्राइजेस कहते हैं, और उसके अलावा मिडिल क्लास मध्यम वर्ग के बारे में भी बात किया गया है। और चौथा जो है वो कौशल के बारे में बात किया गया है, यानी कि स्किल करने के बारे में, स्किलिंग। ये चार थीम हैं जो बजट के मुख्य विषय हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये बजट के चार थीम हैं: एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार, स्किलिंग यानी कौशल, और एमएसएमई और मध्यम वर्ग पर ध्यान केंद्रित करता है ये बजट। अगला सवाल है, शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए कुल बजट का कितना हिस्सा आवंटित किया गया है? यानी टोटल बजट में से एजुकेशन, शिक्षा, एम्प्लॉयमेंट और स्किलिंग, इन तीनों के लिए कितना पैसा एलोकेट किया गया, आवंटित किया गया है बजट में से? आपके सामने चार ऑप्शन हैं: 1.48 लाख करोड़, 2.48 लाख करोड़, 3.08 लाख करोड़ या फिर 3.68 लाख करोड़। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 1.48 लाख करोड़, यानी 1.48 लाख करोड़ शिक्षा, एजुकेशन, रोजगार, एम्प्लॉयमेंट और स्किलिंग, कौशल के लिए आवंटित किया गया है। अगले सवाल पर आते हैं। विकसित भारत के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बजट में सभी के लिए पर्याप्त अवसर पैदा करने के लिए कितनी प्राथमिकताओं पर निरंतर प्रयास करने की परिकल्पना की गई है? यानी विकसित भारत का जो एम है, गोल है, ऑब्जेक्टिव है, 2047 तक हमें भारत को विकसित भारत बनाना है। इस विकसित भारत के ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए बजट में कुल कितनी प्रायोरिटीज, प्राथमिकताओं को रखा गया है? 7 प्राथमिकताओं या प्रायोरिटीज को रखा गया है, 8, 9 या 10? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, बजट में कुल 9 प्राथमिकता यानी प्रायोरिटीज़ के बारे में बोला गया है, जिसे हम अगर प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं तो 2047 तक विकसित भारत बनाने की अपनी जो परिकल्पना है उसको पूर्ण करते हुए नजर आएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम इंग्लिश वाला देख लेते हैं, उसके साथ हिंदी वाला भी डायग्राम मिल गया है। तो ये इंग्लिश वाला आपके सामने कुछ दिख रहा है, जिसमें बोला गया है कि खेती के ऊपर बात की जा रही है, विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग सर्विस के ऊपर बात की जा रही है, ढांचे के ऊपर बात की जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट और स्किलिंग, शहरी विकास, अर्बन डेवलपमेंट, उसके बाद इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, एनर्जी सिक्योरिटी और अगली पीढ़ी के लिए सुधार यानी नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स। तो उसी तरीके से आप देख सकते हैं कि सरकार की 9 प्राथमिकताएं कौन कौन सी हैं: खेती में उत्पादकता बढ़ाना, रोजगार और क्षमता विकास, समग्र मानव संसाधन विकास, सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवाएं, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, अर्बन डेवलपमेंट, शहरी विकास, एनर्जी सिक्योरिटी, ऊर्जा सुरक्षा, अधोसंरचना, नवाचार, शोध और विकास, अगली पीढ़ी के लिए सुधार। तो ये हो गया हिंदी में और हमने इंग्लिश में भी देख लिया। इसको आप लोग बार बार रिवाइज कर लीजिएगा, गलत नहीं होगा सवाल आपका। अगला सवाल है, केंद्रीय बजट 2024-25 के हिसाब से कितनी नई उच्च उपज देने वाली और जलवायु लचीली फसल की किस्में जारी की जाएंगी किसानों को? यानी यूनियन बजट 2024-25 के हिसाब से कितनी नई हाई यील्डिंग और क्लाइमेट रिजिलियंट क्रॉप वैरायटीज़ हैं वो रिलीज़ किया जाएगा किसानों के लिए? तो आपके सामने चार ऑप्शन है: 51 इस तरह की किस्में होंगी उच्च उपज वाली, 91 होंगी, 109 होंगी, 121 होंगी। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी, 109 तरह की हाई यील्डिंग और क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप वैरायटीज़ किसानों को दी जाएगी। ये हम अगले में भी देख सकते हैं। देखिए, ये लिखा हुआ है कि 109 तरह की जो नई उच्च उपज वाली किस्में हैं फसलों की वो दी जाएंगी। ये बजट में ऐसा बोला गया है।
और ये भी एक फ़ोटो था, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। इसमें कुछ बात की गई है कि 5 राज्यों में जन समर्थ आधारित किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। एक डिजिटली जो है वो फसलों का निरीक्षण किया जाएगा, डिजिटली क्रॉप सर्वे होगा खरीफ फसलों का। ये 400 जिलों में इसका सर्वेक्षण किया जाएगा, तो ये बात ध्यान रखने वाली है। इस पर आगे सवाल भी बना हुआ है। अगला सवाल है, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए कुल कितनी राशि आवंटित की गई है? यानी एज पर यूनियन बजट 2024 एंड 25 कितना टोटल अमाउंट बजट का खेती, एग्रीकल्चर और उससे संबद्ध जो क्षेत्र हैं, एलाइड एक्टिविटीज़, उनके लिए दी गई है? आपके सामने ये 4 ऑप्शन हैं। 1.1 लाख करोड़, 1.52 लाख करोड़, 2.5 लाख करोड़, 3.1 लाख करोड़। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1.52 लाख करोड़, यानी 1,52,000 करोड़। और यहाँ पर भी आप डायग्राम में देख सकते हैं प्रोडक्टिविटी एंड रिजिलियंस इन एग्रीकल्चर, जो कि एक प्राथमिकता में से एक है। यहाँ लिखा है कि 1.52 लाख करोड़ अलॉट किया गया है खेती और उससे संबद्ध आपके क्षेत्र के लिए। और टोटल देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि नई 109 हाई यील्डिंग क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटीज़ बनाई जाएंगी और 1 करोड़ जो किसान हैं पूरे देश में, इनको प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा, इनको सर्टिफिकेशन वगैरह देकर। और 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर बनाए जाएंगे, मतलब जैव आधारित जो संसाधन क्षेत्र वो होंगे, केंद्र होंगे, वो 10,000 इस तरीके से अपने देश में ज़रूरत के आधार पे बनाए जाएंगे। अगला सवाल है, अगले 2 सालों में, देखिए अभी हम लोगों ने ऊपर देखा और यहीं पे लिखा हुआ है, अगले 2 वर्षों में देश भर के कितने किसानों को प्रमाणीकरण और ब्रांडिंग द्वारा समर्थित प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा? यानी इन द नेक्स्ट 2 years हाउ मेनी फार्मर्स अक्रॉस द कंट्री विल बी प्रमोटेड फॉर नेचुरल फार्मिंग, जिसको सपोर्ट किया जाएगा सर्टिफिकेशन और ब्रांडिंग के द्वारा? आपके सामने 4 ऑप्शन है, 1 करोड़ किसानों को, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, 1 करोड़ किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा। अगला सवाल जो हमने ऊपर सॉल्यूशन में देखा था, कितने नीड बेस्ड बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स को स्थापित किया जाएगा? यानी कितने आवश्यकता आधारित जैव इनपुट जो संसाधन केंद्र होंगे उनको स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, 10,000 ऐसे केंद्रों की स्थापना करने की बात बजट में की गई है। अगला सवाल देखिए, इसको भी हम लोगों ने ऊपर देखा। डिजिटली जो फसलों का सर्वे है, खरीफ फसलों का खास तौर पे, वो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से कितने जिलों में किया जाएगा? यानी डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का उपयोग करके खरीफ फसलों के लिए डिजिटल फसल सर्वेक्षण कितने जिलों में किया जाएगा? 100 जिलों में, 200 जिलों में, 300 जिलों में या फिर 400 जिलों में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, 400 जिलों में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना यानी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करके 400 जिलों में जो खरीफ फसल होंगे उनका डिजिटली सर्वे किया जाएगा। जैसे देखिए ये है, इनके हाथ में लैपटॉप है या मान लीजिए टैबलेट है, वो टैबलेट से ऐसे देख रहे होंगे कि अच्छा यहाँ पर ये फसल उग रही है, यहाँ पे नहीं हो रही है। इस तरीके से सर्वे किया जाएगा जिला, 400 जिलों का जिला वाइज। तो देखिए यही वाला फिर से यहाँ पर है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, आप लोगों को रिवीजन हो जाएगा आपका। अगला सवाल है, सरकार एक प्लान लेकर आ रही है जिसका नाम है पूर्वोदय। अब वो नाम से लग रहा है कि पूर्व का उदय करना है, तो पूर्वोदय है। तो आपको ये बताना है कि ये जो भारत का पूर्वी क्षेत्र है उसमें कुछ राज्य हैं जिनका विकास किया जाएगा। आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा राज्य इसमें नहीं मौजूद है। 4 ऑप्शन है आपके पास, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। अब आपको ये बताना है कि कौन सा राज्य इसमें शामिल नहीं है पूर्वोदय के प्लान में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, छत्तीसगढ़। एक बिहार शामिल है, एक आपका झारखंड शामिल है, एक आंध्र प्रदेश है, चौथा आपका शामिल है उड़ीसा और 5वां आपका शामिल है पश्चिम बंगाल। तो ये कुल 5 राज्य हैं जो पूर्वोदय के प्लान में शामिल हैं। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्य हैं जिनको कवर किया जाएगा इस पूर्वोदय प्लान के तहत। अगला सवाल है, मुद्रा लोन जो आपको तरुण कैटेगरी में, जो तरुण श्रेणी है, उसके तहत मुद्रा लोन आपको 10 लाख रुपए तक का दिया जाता है। जो मुद्रा लोन है उसकी 3 अलग अलग कैटेगरी है, हम डायग्राम के हिसाब से देखेंगे।
तो जो तरुण श्रेणी आती है, तरुण कैटेगरी होती है, उसमें 5 लाख से ऊपर और 10 लाख तक का जो लोग लोन लेते हैं उनको तरुण श्रेणी के लोन में मुद्रा लोन के तहत दिया जाता है। अब सवाल ये है कि जिन्होंने पहले मान लीजिए तरुण श्रेणी के अंदर 5 से 10 लाख के बीच में कर्ज लिया हो और उन्होंने सफलतापूर्वक कर्ज को वापस कर दिया है, तो अब बजट के हिसाब से उनको इसी श्रेणी के अंतर्गत अब कितने तक का लोन दिया जाएगा। क्या दोबारा अगर वो लोन लेना चाहेंगे तरुण श्रेणी के अंदर तो क्या उनको 10 लाख तक का ही लोन दिया जाएगा या फिर उससे अधिक का। तो बजट में इस 10 लाख तक का जो ये लिमिट है इसको बढ़ा दिया गया है। अब इस 10 लाख की लिमिट को बढ़ाकर कहाँ तक कर दिया गया है, आपको ये बताना है कि ये जो सीमा है 10 लाख रुपए तक का तरुण श्रेणी में कर्ज लेने का, उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया है। 15 लाख कर दिया गया है, 20 लाख कर दिया गया है, 50 लाख कर दिया गया है या फिर 75 लाख कर दिया गया है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी। 10 लाख से बढ़ाकर, पहले 10 लाख था लिमिट, आप 10 लाख की सीमा तक तरुण श्रेणी में लोन ले सकते थे और अगर आपने इसे लोन लेके सफलतापूर्वक चुकता कर दिया है तो अब आप 20 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। यही इस बजट में प्रावधान किया गया है। तो देखिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 3 श्रेणी में आपको लोन दिया जाता है। अगर आप 50,000 तक का लोन लेते हैं तो आपको शिशु कैटेगरी में रखा जाता है। अगर आप 50,000 से ज़्यादा लेकिन 5 लाख तक का लोन लेते हैं तो आपको किशोर श्रेणी में रखा जाता है। और अगर आप 5 लाख रुपए से ऊपर 10 लाख तक का लोन लेते हैं तो आपको तरुण श्रेणी में रखा जाता है। अब यही इस बजट में क्या किया गया है कि ये जो 10 लाख का लिमिट है इसे बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है। अगला सवाल है, जो सरकार का रोजगार को प्रोत्साहन देने की जो योजना है, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव है, उसमें सरकार बोली है कि जितने लोग जो भी नए लोग फॉर्मल सेक्टर यानी औपचारिक क्षेत्र से जुड़ेंगे उनकी 1 महीने की जो शुरुआत की सैलरी होगी वो हम दे देंगे। तो आपको ये बताना है कि वो कितने लिमिट है, कितनी सीमा है, कितने तक के कमाने वाले लोग अगर फॉर्मल सेक्टर में औपचारिक क्षेत्र में नए अब जुड़ेंगे तो सरकार उनके पहले महीने की जो तनख्वाह है वो दे देगी। 15,000 रुपये तक की लिमिट है, 30,000 रुपये तक की लिमिट है, 45,000 तक की लिमिट है या फिर 60,000 तक की लिमिट है। तो इसका राइट आंसर है ए, 15,000 रुपये तक की लिमिट है। यानी कोई भी नया इंसान जो औपचारिक क्षेत्र में फॉर्मल सेक्टर में अपनी नौकरी शुरू करता है तो शुरू का जो उसका 1 महीने का तनख्वाह होगा 15,000 रुपये तक का। ये नहीं कि कोई 25-30 हज़ार कमा रहा है तो सरकार उसकी भी 1 महीने की सैलरी दे देगी। जो 15,000 रुपये तक का कमा रहा होगा उसको सरकार 3 इंस्टॉलमेंट में आपको पैसा प्रोवाइड कर देगी। तो 3 इंस्टॉलमेंट में सरकार ने बोला है कि हम देंगे। औपचारिक क्षेत्र में शामिल होने वाले सभी नए कर्मचारियों को ईपीएफओ में नामांकित होने पर 15,000 रुपये तक की 3 किश्तों में 1 महीने का वेतन प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से दे दिया जाएगा। तो मतलब 5,000 करके 3 बार में वो दे देंगे पहले महीने की तनख्वाह। जो भी लोग ईपीएफओ में रजिस्टर होंगे, ईपीएफओ में रजिस्टर होने का मतलब है कि कहीं ना कहीं औपचारिक क्षेत्र से वो जुड़ चुके हैं। अगला सवाल है, भारत की नई कौशल विकास पहल अगले 5 वर्षों में कितने लाख युवाओं को प्रशिक्षित करेगी। तो इनका जो नया स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव है, इंडियाज़ न्यू स्किल इन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, उसके तहत ये कितने लाख युवाओं को अगले 5 साल में ट्रेनिंग देंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, 20 लाख। इसको ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री आवास योजना, जो शहरी आवास योजना है वो पहला एक पूरा हो चुका है। अब शहरी आवास योजना 2.0 दूसरा वाला शुरू हुआ है। इसके तहत 10 लाख करोड़ तक का सरकार निवेश करेगी। तो आपको ये बताना है कि इतने रुपए निवेश करके कितने शहरी गरीबों और जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं उनकी आवास की जो आवश्यकता है, उनकी जो हाउसिंग नीड है वो कितनी पूरी होगी, कितने लोगों की ऐसी ज़रूरत पूरी होगी घरों में रहने की। 1 करोड़ परिवारों की ज़रूरत पूरी होगी, 2 करोड़, 5 करोड़ या 10 करोड़ परिवारों की घर में रहने की ज़रूरत पूरी होगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए, 10 लाख करोड़ रुपए तक का निवेश करके 1 करोड़ गरीब जो परिवार है शहर में रहने वाला, उसके घर की ज़रूरत को पूरी की जाएगी। अगला सवाल है, बजट में जैसा लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को लॉन्च किया गया था, जिसके तहत आपको हर महीने कितने यूनिट तक की बिजली मुफ्त में प्रदान की जा रही है। और ये ऐसा कैसे संभव हो पा रहा है, क्योंकि जो छत पे सौर संयंत्र है यानी कि रूफटॉप सोलर प्लांट है, उसको स्थापित करके इस योजना के तहत कितने यूनिट तक की बिजली मुफ्त में मुहैया कराई जा रही है।
जिसका नाम क्या है इस योजना का? प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। 100 यूनिट तक की बिजली आपको मुफ्त में दी जा रही है, 200 यूनिट, 300 यूनिट या फिर 400 यूनिट। तो इसका सही उत्तर है 300 यूनिट तक की बिजली आपको मुफ्त में मुहैया कराया जा रहा है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत। और ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि आपके छत पर जो सोलर प्लांट है, सौर संयंत्र है, उसको स्थापित करके ऐसा किया जा रहा है। अगला सवाल है, बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए कितने पैसे आवंटित किए गए हैं? मतलब पूंजीगत व्यय के लिए कितनी धनराशि बजट 2024 में आवंटित की गई है? ये कुछ अच्छा सा दिखने वाला फिगर है आपके सामने, 11,11,111 करोड़, या फिर ये 222, फिर ये 33,33,333 करोड़, या फिर 44,44,444 करोड़। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। बजट में 11,11,111 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई है पूंजीगत व्यय यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर करने में। कैपिटल एक्सपेंडिचर करने का मतलब हो गया कि निवेश होगा, संपत्ति बनते हुए नजर आएगी, सिर्फ तनख्वाह या कोई पैसा इधर उधर लोन के किस्त में चुकता नहीं किया जाएगा। और इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि ये जो 11,11,111 करोड़ रुपया पूंजीगत व्यय के लिए आवंटित किया गया है, ये कुल जीडीपी का 3.4% है। तो इस पे भी सवाल बन सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए अगला सवाल वही है ही कि केंद्रीय बजट 2024 में जो 11,11,111 करोड़ रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि पूंजीगत व्यय में खर्च किया गया है, आपको ये बताना है कि हमारी सकल घरेलू उत्पाद यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी का वो कितना प्रतिशत है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, 3.4% है। अगला सवाल है, अब देखिए जो ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है उसके चौथे चरण की शुरुआत की गई है और इसका उद्देश्य क्या रहता है कि कैसा भी मौसम हो हमेशा आपका रोड जो है वो गांव क्षेत्र से जुड़ा हुआ रहे, किसी अच्छे रोड या शहरों से। आपको ये बताना है कि ये जो चौथा फेज़ है इस योजना का, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो चौथा फेज़ कह लीजिए या चौथा चरण होगा शुरू, उसके तहत कितने ग्रामीण जो घर बस्तियां होंगी, जो ग्रामीण बस्तियां हैं, रूरल हैबिटेशंस हैं, वो कितनी जुड़ेंगी? 10,000 जुड़ेंगी, 25,000 जुड़ेंगी, 50,000 जुड़ेंगी या फिर 75,000 जुड़ेंगी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, 25,000 ग्रामीण बस्तियों को, रूरल हैबिटेशंस को इससे जोड़ना है, जो चौथा चरण शुरू हो रहा है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का। ये इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ कुछ फैक्ट है, इसको आप लोग पॉज करके पढ़ लीजिएगा या फिर डाउनलोड करके देख लीजिएगा। अगला सवाल है, राज्यों को उनके संसाधन आवंटन में सहायता के लिए बजट में दीर्घकालिक ब्याज मुक्त ऋण के लिए कितने रुपए का प्रावधान किया गया है? यानी ए प्रोविजन ऑफ हाउ मच रुपीस फॉर लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन्स, यानी राज्य जो है केंद्र से जब कर्जा लेंगे लंबे समय के लिए तो उस पर ब्याज नहीं लिया जा रहा है, जो मूलधन है आप वही लेके वापस कर दीजिएगा। ऐसा राज्यों की मदद के लिए किया जा रहा है ताकि उनके जो रिसोर्सेस हैं उसमें कुछ बढ़ोतरी हो पाए। तो आपको बताना है कि कितने रुपए तक की धनराशि इसके लिए आवंटित की गई है। 1.5 लाख करोड़ रुपया, 2.3 लाख करोड़ रुपया, 5 लाख करोड़ रुपया या फिर 10 लाख करोड़ रुपया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1.5 लाख करोड़ रुपया। ये देखिए सवाल आप लोग समझ गए होंगे। दीर्घकालिक अगर समय के लिए ब्याज ले रही, मतलब ब्याज इस पे नहीं होगा। राज्य अगर केंद्र से लंबे समय के लिए 15 साल, 20 साल, 25 साल के लिए लोन लेते हैं तो केंद्र सरकार सिर्फ उनको जितना मूलधन दिए उतना ही वापस लेगी। सिर्फ उनके संसाधनों में मदद करने के लिए ऐसा कदम उठाया गया है। अगला सवाल है, बजट का टोटल साइज कितना है? यानी जब भी आप टोटल बजट का आकार या साइज की बात करेंगे तो इसका मतलब है कि बजट में कितना खर्च का प्रावधान किया गया है। 38.2 लाख करोड़, 48.2 लाख करोड़, 60 लाख करोड़ या 100 लाख करोड़? तो बजट में इस बार 48.21 लाख करोड़ रुपए के खर्च करने की बात की गई है। तो बजट का साइज क्या होगा? 48.2 लाख करोड़। देखिए सरकार ने इस बार फैसला लिया है कि 2024-25 के बजट में 48,20,512 करोड़ रुपया वो खर्च करेंगे, जो कि पिछले साल के खर्च से 8.5% ज़्यादा है। और एक बात और आपको ध्यान देना है कि जो ब्याज हम चुका रहे हैं, जो ब्याज पे हमारा कुल खर्च हो रहा है वो 24% खर्चा हो रहा है कुल खर्च का। यानी 100 रुपया जो सरकार इस बजट में खर्च करेगी इस बजट के माध्यम से, उसमें 24 रुपया सिर्फ हम पुराना जो कर्ज लिए हुए हैं उसके ब्याज को भरने में हमारा पैसा खर्च हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान देना है। अगला सवाल है, जो फिस्कल डिफिसिट का टारगेट है 2024-25 का, वो कितना सेट किया गया है अपने जीडीपी के प्रतिशत के मामले में?
यानी 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जीडीपी का कितना प्रतिशत निर्धारित किया गया है? 4%, 4.9%, 5.5% या 5.9%? तो इसका सही आंसर है 5% के आसपास। एग्जैक्ट अगर बात करेंगे तो 4.9% हमारा राजकोषीय घाटा यानी कि फिस्कल डिफिसिट जीडीपी के प्रतिशत में सेट किया गया है। अब एक बात ध्यान देने की बात यह है कि सरकार ने बोला है कि हम 2025-26 तक जो अगला अपना फिस्कल ईयर होगा, बजट का साल होगा, उसमें हम इस फिस्कल डिफिसिट को, राजकोषीय घाटे को 4.5% पे ला देंगे, जो कि इस साल 4.9% पर है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये कुछ फैक्ट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अगला सवाल है, बजट 2024-25 के हिसाब से टोटल रिसिप्ट कितना है बोरोइंग को छोड़ के? यानी जितना भी सरकार के पास पैसे आ रहे हैं, कुल प्राप्तियों में अगर हम उधार का पैसा हटा दें, जो सरकार उधार लेके पूरा करेगी खर्च के बराबर लाने के लिए, तो उधार के बगैर हमारे पास कुल कितने पैसे आ रहे हैं? ये आपके पास 4 ऑप्शन है और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, 32.07 लाख करोड़ रुपया सरकार के पास प्राप्त होगा बिना किसी उधार के, अपने देश में ही। और ये अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो जो कर राजस्व है यानी टैक्स से जो सरकार के पास पैसा आ रहा है वो पिछले साल की भी तुलना में 11% ज़्यादा है। अगला सवाल है, सरकार ने नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट का कितना अंदेशा जताया है 2024-25 में? यानी सरकार ने 2024-25 में नॉमिनल जीडीपी वृद्धि दर, यानी जो वास्तविक जो रियल जीडीपी होती है उसमें हम महंगाई को भी, इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति को भी जोड़कर निकालते हैं नॉमिनल जीडीपी। तो आपको बताना है कि कुल कितना अनुमान सरकार ने लगाया है इस बजट के लिए। 8.5%, 9.5%, 10.5% या 11.5%? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, 10.5% नॉमिनल जीडीपी का अंदेशा सरकार ने जताया है। अब अगर नॉमिनल जीडीपी के बारे में हमने सब पढ़ लिया, फिस्कल डिफिसिट पढ़ लिया, अब रेवेन्यू डिफिसिट देख लेते हैं, राजस्व घाटा। तो राजस्व घाटा कितना प्रतिशत सरकार ने बोला है कि हमारे जीडीपी का होगा? 1% होगा, 1.8%, 2.5% या 3%? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, 1.8% अपने देश में राजस्व घाटा इस साल होने का अनुमान है जीडीपी का। और ये पिछले साल की तुलना में कम है, क्योंकि पिछले साल कितना था? 2.6%, 2.5% के आसपास था, थोड़ा सा अधिक था, और इस बार हमने 2% से उसको नीचे ला दिया। अगला सवाल है, नई स्कीम, नई योजनाओं के लिए कितना धन आवंटित किया गया, कितने पैसे एलोकेट किए गए? देखिए यूपीपीसीएस में ये पिछली बार क्वेश्चन पूछ दिया गया था, इसलिए नए स्कीम्स पे जो पैसे खर्चे होते हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है, जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, 62,593 करोड़ रुपए सरकार ने नई योजनाओं के लिए आवंटित किया है। इस बात को याद रखिएगा। और आखिरी सवाल अपना, देखिए अपने पास अलग अलग तरह के टैक्स और ड्यूटी होते हैं, कर होते हैं। आपको ये बताना है कि ये जो 4 टैक्स या कर या शुल्क का जो स्रोत है अपने देश में, सोर्स है जहाँ से हम पैसे लेते हैं टैक्स लगा के, आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा टैक्स है जो राजस्व है जो सबसे बड़ा आय का स्रोत है सरकार के लिए। क्या आयकर है, इनकम टैक्स है, जीएसटी से सबसे अधिक पैसा आया है, कॉरपोरेशन टैक्स से ज़्यादा पैसा आया है, निगम कर, या फिर यूनियन एक्साइज ड्यूटी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से ज़्यादा पैसा आया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनकम टैक्स। कैसे? देखिए ये अपने पास है कि कहाँ से पैसा आया, कहाँ पैसा गया। तो सबसे अधिक सरकार के पास उधार से पैसा आता है 28%, यानी 100 रुपये सरकार के पास आमदनी आती है तो 28 रुपया सरकार कहीं ना कहीं से कर्ज लेती है। उसके बाद अगर हम टैक्स की बात करें तो सबसे अधिक 19%, यानी कि 100 में से 19 रुपया सरकार के पास इनकम टैक्स से आ रहा है, 18 रुपया जीएसटी और बाकी कर से आ रहा है, 17 रुपया कॉरपोरेट टैक्स से आ रहा है और 7%, और ये यूनियन एक्साइज ड्यूटी 5% आ रहा है। वहीं अगर खर्च की बात करें तो 20% तो हमारा सिर्फ ब्याज में खर्च हो गया, और 20% जो है वो जो राज्यों का शेयर है उसमें खर्च हो गया। तो इस तरीके से कुल अपना बजट आज कंप्लीट होता है। इम्पॉर्टेंट अगर 1-2 क्वेश्चन कोई इधर रह भी जाता है मान लीजिए, तो उसको हम करंट अफेयर्स के उसमें क्वेश्चन में कवर कर लेंगे, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। लगभग आपका सारा चीज़ कंप्लीट हो गया है। प्राइमरी डिफिसिट या ये सब जल्दी पूछते नहीं है, बहुत आंकड़ों में जाना नहीं है, इतना भी आप कंप्लीट कर लेते हैं तो बजट से सवाल आपका नहीं छूटने वाला है। ठीक है, आप लोग अच्छे से अब पढ़ाई करते रहिए। 80 दिन के आसपास पीसीएस के लिए रह गया है और उसके 1.5 महीने बाद आरओ का पेपर होना है, तो बहुत ज़्यादा दिन नहीं है, समय बीतते पता नहीं चलता है। आप लोगों के लिए बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की वीडियो आएंगे इंपॉर्टेंट वाले, उसको देखते रहिए, पढ़ते रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।